जून 2025 में दुनिया ने पश्चिम एशिया में एक ऐसे संघर्ष को देखा जिसकी आशंका दशकों से जताई जा रही थी। इजराइल और ईरान, दो ऐसे देश जो कभी दोस्त हुआ करते थे, 12 दिनों तक एक दूसरे पर सीधे सैन्य हमले करते रहे। यह कोई छद्म युद्ध नहीं था जैसा कि सीरिया या लेबनान में अक्सर होता है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे सीधा और खतरनाक टकराव था। इसकी जड़ें 1969 की ईरानी इस्लामिक क्रांति में छिपी हैं, जब ईरान की सत्ता बदली और इजराइल के प्रति उसकी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। इसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे इजराइल विरोधी संगठनों को समर्थन देना शुरू कर दिया, जबकि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। यह पुराना तनाव ही उस आग की वजह बना जिसने जून 2025 में पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। यह संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की तैयारी और खुफिया गतिविधियां थीं। इजराइल लगातार यह आरोप लगाता रहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है और वह इसे किसी भी कीमत पर रोकेगा। दूसरी ओर ईरान हमेशा कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन वह किसी भी बाहरी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं था, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं का भी था। एक तरफ इजराइल था, जिसे अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल था, और दूसरी तरफ ईरान, जो रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा था। इस भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग लगाने के लिए काफी थी, और 13 जून 2025 को वही चिंगारी भड़क उठी। इस संघर्ष की शुरुआत इजराइल के एक बहुत बड़े हवाई हमले से हुई, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया। इजरायली वायुसेना ने ईरान के अंदर घुसकर उसके परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमला इतना व्यापक और सटीक था कि इसने ईरान को पूरी तरह से चौंका दिया। इजराइल का मकसद साफ था, 1. ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करना, 1. उसके सैन्य नेतृत्व को कमजोर करना। इस हमले में तेहरान के पास स्थित महत्वपूर्ण रडार स्टेशन, सैन्य मुख्यालय और यहां तक कि फोर्डो जैसे संवेदनशील परमाणु स्थल के आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया है, लेकिन इस दावे के साथ ही एक बड़े और विनाशकारी युद्ध का दरवाजा भी खोल दिया था। इस हमले ने पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। वैश्विक तेल बाजारों में उथल पुथल मच गई और कई देशों ने अपने नागरिकों को क्षेत्र से निकालने के लिए आपातकालीन योजनाएं बनानी शुरू कर दी। हर कोई यह जानता था कि ईरान इस हमले का जवाब जरूर देगा, और उसका जवाब कितना भयानक होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। यह संघर्ष सिर्फ जमीन और हवा में नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि सूचना और प्रोपेगेंडा के मोर्चे पर भी लड़ा जा रहा था। दोनों देश अपनी अपनी सफलता के दावे कर रहे थे और एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने की बातें कह रहे थे। दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि यह टकराव किस दिशा में जाएगा और क्या यह एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उसने इजराइल के प्रमुख शहरों जैसे तेल अवीव, हाइफा और बेयर शेवा पर अपनी मिसाइलों की बौछार कर दी। इन हमलों का मकसद इजरायली नागरिकों में डर पैदा करना और यह दिखाना था कि ईरान की पहुंच इजराइल के हर कोने तक है। अचानक इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगे और लाखों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला होगा तो इजराइल के नागरिक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसमें मिसाइलों की गूंज और सायरन की आवाज ने आम लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया था। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, अमेरिका का इसमें शामिल होना लगभग तय हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो संयम बरतने की अपील की, लेकिन जब ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी अल उदेद एयरबेस पर मिसाइलें दागीं, तो अमेरिका के लिए चुप रहना नामुमकिन हो गया। हालांकि इन मिसाइलों को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती थी। इसके जवाब में अमेरिका ने 21 और 22 जून की रात को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में अमेरिका के सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर विमानों और पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर भारी बमबारी की। अमेरिकी हमलों ने संघर्ष का रुख बदल दिया।
राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और उसे महीनों पीछे धकेल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए ने भी फोर्डो में भारी नुकसान की पुष्टि की। हालांकि कुछ खुफिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कार्यक्रम के मुख्य हिस्से शायद बच गए हों, लेकिन व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया। अमेरिका का यह सीधा हस्तक्षेप ईरान के लिए एक बड़ा झटका था। अब वह सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत से भी लड़ रहा था। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल की सुरक्षा और पश्चिम एशिया में अपने हितों को लेकर कितना गंभीर है। इन 12 दिनों के दौरान दोनों तरफ भारी मानवीय क्षति हुई। ईरान ने बताया कि इजरायली और अमेरिकी हमलों में उसके 600 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई नागरिक और बचावकर्मी भी शामिल थे। तेहरान की एविन जेल पर हुए हमले में कई कर्मचारी और उनके परिवार मारे गए। दूसरी ओर ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल में भी कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 18 वर्षीय सैनिक भी शामिल था और कई लोग घायल हुए। दोनों देशों के आम नागरिक इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे थे। हवाई यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था, अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा था और हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल था। यह संघर्ष सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने लाखों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित किया। 12 दिनों की लगातार बमबारी और मिसाइल हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। दुनिया के बड़े देश, खासकर रूस और चीन, जो ईरान के समर्थक थे, ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। वहीं यूरोपीय संघ के देश कूटनीति और बातचीत की वकालत कर रहे थे। खाड़ी के अरब देश, जो ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं, इस संघर्ष को लेकर चिंतित थे क्योंकि इसकी आग उनके घर तक भी पहुंच सकती थी। इसी बीच कतर ने मध्यस्थता की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी हमलों और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ईरान और इजराइल दोनों पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ रहा था। दोनों पक्ष यह समझ रहे थे कि इस संघर्ष को और लंबा खींचना किसी के भी हित में नहीं है, क्योंकि इससे केवल तबाही और बढ़ेगी। आखिरकार 24 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 31 सीज फायर का ऐलान किया। यह घोषणा कतर की मध्यस्थता के बाद हुई। सीज फायर सुबह 4 बजे जीएमटी से लागू होना था। ईरान ने कहा कि वह किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, लेकिन अगर इजराइल हमले रोकता है तो वह भी जवाबी कार्रवाई बंद कर देगा। शुरुआत में सीज फायर के कुछ उल्लंघन हुए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन ट्रंप के कड़े दबाव के बाद इजराइल ने भी अपने हमले पूरी तरह से रोक दिए। इस तरह 12 दिनों तक चले इस विनाशकारी संघर्ष का अंत हुआ। यह सीज फायर किसी की जीत या हार का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी थकावट का नतीजा था जहां दोनों पक्ष और ज्यादा नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं थे। संघर्ष खत्म होते ही तीनों मुख्य पक्षों अमेरिका, इजराइल और ईरान ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए। यह प्रोपेगेंडा युद्ध का एक और अध्याय था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया और एक बड़े युद्ध को टाल दिया, जिसका श्रेय पूरी तरह से उन्हें जाता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया और देश को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान का परमाणु खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इसे एक पूर्ण विजय घोषित किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके और अपनी संप्रभुता की रक्षा की। हकीकत यह थी कि इन दावों में सच्चाई बहुत कम थी। यह संघर्ष किसी भी पक्ष के लिए एक स्पष्ट जीत नहीं लाया। इजराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट करने में विफल रहे। उन्होंने उसे केवल कुछ समय के लिए पीछे धकेला था। वहीं ईरान भी इजराइल को कोई बड़ा सैन्य नुकसान नहीं पहुंचा सका और उसे अमेरिकी हमलों का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने केवल तबाही, मौतें और अविश्वास छोड़ा। जीत के ये दावे केवल अपने अपने देश की जनता को सांत्वना देने और अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए किए गए थे। असल में यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें कोई नहीं जीता, बल्कि मानवता और शांति की हार हुई। इस संघर्ष ने क्षेत्र में तनाव को कम नहीं किया, बल्कि भविष्य के लिए और ज्यादा कड़वाहट पैदा कर दी। आज 25 जून 2025 को जब इस संघर्ष पर लगाम लग चुकी है, पश्चिम एशिया एक अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहा है। हालांकि बंदूकें शांत हो गई हैं, लेकिन हवा में तनाव अभी भी महसूस किया जा सकता है। यह 12 दिवसीय युद्ध इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल और ईरान के बीच का छद्म युद्ध
अब किसी भी समय सीधे टकराव में बदल सकता है। इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की कूटनीतिक बातचीत की संभावना लगभग खत्म हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह सीज फायर स्थायी शांति का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी विराम है जिसके बाद एक और बड़ा तूफान आ सकता है। इस संघर्ष का वैश्विक राजनीति पर भी गहरा असर पड़ा है। इसने दुनिया को एक बार फिर दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस और चीन हैं जो ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह नया शीत युद्ध जैसा माहौल वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की कमजोरी को भी उजागर किया है। संघर्ष के दौरान तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि पश्चिम एशिया में होने वाली कोई भी अस्थिरता पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक। इस संघर्ष का सबसे दुखद पहलू इसका मानवीय असर है। सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाईं, हजारों लोग घायल हुए और लाखों लोगों को डर के साए में जीना पड़ा। ईरान और इजराइल दोनों देशों के नागरिकों ने युद्ध की भयानक कीमत चुकाई है। तबाह हुए घर, नष्ट हुए बुनियादी ढांचे और परिवारों में फैला मातम इस युद्ध की असली विरासत है। यह संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के मन में नफरत और बदले की भावना को और गहरा करेगा, जिससे इस क्षेत्र में स्थायी शांति की स्थापना और भी मुश्किल हो जाएगी। आज जब दुनिया पुनर्निर्माण और शांति की बात कर रही है, तो सबसे बड़ी चुनौती उन जख्मों को भरने की है जो इन 12 दिनों ने दिए हैं। निष्कर्ष में जून 2025 का इजराइल ईरान संघर्ष एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि कैसे दशकों पुराना तनाव, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और परमाणु हथियारों की होड़ पूरी दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध के कगार पर ला सकती है। भले ही आज शांति है, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जब तक इस क्षेत्र के मूल मुद्दों जैसे कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम और इजराइल फिलिस्तीन विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक ऐसे संघर्षों का खतरा हमेशा बना रहेगा। आज दुनिया को कूटनीति और आपसी समझ की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगला युद्ध शायद इतना छोटा न हो और उसके परिणाम कहीं ज्यादा भयानक हो सकते हैं।